हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 9C तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में रेट, लॉ, वेलोसिटी, कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। द रेट ऑफ केमिकल reactions depends upon the following factors। तो इसमें बोला है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारा फैक्टर में डिपेंड करता है। जो आपका ये नंबर में है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है आपका? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर पड़ता है आपका। बी नंबर में है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सी नंबर में आपका जो है वो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। डी नंबर में जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ई नंबर में जो है आपका कैटेलिस्ट। और एफ नंबर में जो है आपका टेम्परेचर। तो इसमें जो बोला है आपका कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। बहुत सारा फैक्टर में डिपेंड करता है। जो बोला है पहला आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि किस नेचर का रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पड़ता है। फिर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट पर, कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट पर, कि सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कितना है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो हमारा उसमें लाइट पड़ेगा। फिर हमारा क्या है, कैटेलिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे ये नंबर में? कैटेलिस्ट के बारे में। और एफ नंबर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में। तो हम लोग ये नंबर से आगे शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। हम लोग एक नंबर की बात करेंगे। तो ये नंबर में जो है आपका वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा किस नेचर का रिएक्टेंट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे हम लोग द रेट ऑफ द रिएक्शन इज the inherent characteristics of its reactants. Sodium reacts violently जिसे with वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ। वाइल एल्युमिनियम reacts with water very slowly even at high टेम्परेचर। तो इसमें जो आपका बोला है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में
कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स रिएक्टेंट। सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ वाटर वाइल एल्युमिनियम रिएक्ट वाटर वेरी स्लोली इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें जो आपका बोला है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारा है एक निहित गुण है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक निहित गुण है किसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए, कि हमारा रिएक्टेंट पर जो हमारा डिपेंड करता है कैसा रिएक्टेंट है उसका एक क्या है, ये गुण है किसके लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो इसमें बोला कि जब सोडियम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तेजी से रिएक्शन होता है, जबकि एल्युमिनियम का रिएक्शन यदि हम लोग वाटर के साथ कराते हैं एट हाई टेम्परेचर में फिर भी ये हमारा स्लोली होता है। क्या होता है, स्लोली होता है। तो इसमें सिंपल तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक हमारा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक निहित गुण है किसके लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है एक निहित गुण है। इसमें बोला है कि सोडियम को यदि हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो तेजी से रिएक्शन होता है, जबकि एल्युमिनियम को यदि हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये स्लोली होता है एट हाई टेम्परेचर में भी, मतलब अधिक टेम्परेचर में लगाने के बाद भी ये हमारा क्या होता है, स्लो होता है। तो आगे इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सोडियम को यदि हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होता है, वायोलेंटली कोल्ड कंडीशन में ये बनाता है NaOH प्लस 1/2 H2 गैस, इस तरह से गैस निकल जाता है। यदि एल्युमिनियम से रिएक्शन करते हैं हम लोग तो 3H2O, और ये जो रिएक्शन आपका जो होता है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है। हीट करने के बाद भी ये बना लेता है AlOH का होल 3 प्लस 3/2 H2 गैस बन के ये निकल जाता है। तो इसमें देखें हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन किए हम लोग वाटर के साथ, तेजी में हुआ कोल्ड कंडीशन में और बनाया NaOH और 1/2 H2O। ये बैलेंस करने के लिए हम लोग हुआ, कि सोडियम की बैलेंस 1 है इसलिए 1 OH लेगा, एल्युमिनियम का यहाँ बैलेंस 3 है इसलिए 3 OH लेगा, इसलिए 3 मोल ऑफ वाटर लिए हम लोग, कि 1 मोल ऑफ वाटर में हमारा 1 OH मिलता है। और ये रिएक्शन वेरी स्लोली हुआ, AlOH का होल 3 प्लस 3/2 H2 गैस बना लिया। अब बी नंबर में हम लोग बात करेंगे आगे इसमें हम लोग कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि बी नंबर इसका क्या था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसमें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में देखेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम लोग देखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लिखेंगे हम लोग कि द रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन generally increases with increase in the molar concentration of the रिएक्टेंट। तो इसमें जो आपका बोला है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जब हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हमारा क्या होगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। वही बोला है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जब मोलर कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आगे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे और एग्जांपल के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें। तो एग्जांपल में जो आपका बोल रहा है
यदि हम लोग क्या करेंगे, जिंक स्ट्रिप का यदि रिएक्शन हम लोग HCl से करते हैं, यदि हम लोग क्या लिए यहाँ पर डाइल्यूट लेते हैं, तो ये रिएक्शन जो आपका क्या होता है, स्लो होता है और ZnCl2 एक्वस प्लस बना लेता है H2 गैस। क्या बना लेता है, H2 गैस। यदि हम लोग जिंक स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, क्या होता है, स्ट्रिप को यदि हम लोग HCl का रिएक्शन मतलब कैसा ले लिए हम लोग, कॉन्क लेते हैं, फास्ट होता है, कैसा होता है, फास्ट। और ZnCl2 एक्वस प्लस क्या बना लेता है, H2 गैस बन के निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जिंक स्ट्रिप दोनों में लिया गया, लेकिन इसमें डाइल्यूट लिए तो रिएक्शन क्या हुआ, स्लो हुआ। लेकिन यदि कंसंट्रेटेड लिए हम लोग तो रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हुआ। तो यही होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यदि हमारा बढ़ता है तो क्या होता है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। वही यहाँ हुआ कि इसमें स्लो हुआ और इसमें क्या हुआ, फास्ट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग बात करेंगे। सी नंबर में बोला सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट की सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट पर क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में लिखते हैं कि दी रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन increases with increase in the surface area of its solid reactants because the reaction takes place on the surface of solid reactant and not inside it। तो इसमें जो आपका बोला है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट में कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इट सॉलिड रिएक्टेंट्स बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट एंड नॉट इनसाइड इट। तो इसमें जो बोला है कि यदि हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो हमारा रिएक्शन जो होगा सरफेस ऑफ सॉलिड क्या होगा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग सॉलिड के सरफेस में होता है। क्या होता है, सॉलिड के सरफेस में। इसलिए यदि हमारा सॉलिड रिएक्टेंट जो हमारा होता है तो सॉलिड रिएक्टेंट का यदि सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन होता है वो सॉलिड के सरफेस में होता है, इसलिए इसका बढ़ जाता है रे। तो वही चीज बोला है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन increases with increase in the surface area of its solid reactant because the reaction takes place on the surface of solid reactant and not inside it। मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा वो सॉलिड के सरफेस में होगा और इसका इनसाइड में हमारा नहीं होता है, इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यदि हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो होगा वो सॉलिड सरफेस यदि बढ़ता है तो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सिंपली इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो हमारा सॉलिड सरफेस यदि क्या होगा, बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन जो होता है वो सरफेस ऑफ सॉलिड में होता है, इसलिए हमारा सरफेस ऑफ सॉलिड बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें आगे बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट increases with
increase in the state of its subdivision it is obvious from the following एग्जाम्पल। इसमें जो आपका बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ इट्स सब डिवीजन, कि जब हमारा क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट जो होता है इंक्रीज कर जाता है, कब? विथ इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ सब डिवीजन इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड रिएक्टेंट को क्या करते हैं हम लोग कि जब इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे इसमें देखेंगे कि किस तरह से बढ़ता है। इसमें बोला है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ इट्स सब डिवीजन इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इसमें बोल रहा है कि यदि सॉलिड रिएक्टेंट हो, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड हो, उसको हम लोग तोड़ते हैं, सब डिवीजन करते हैं तो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा लार्जर क्यूब है, जिसका एज लेंथ 1 cm है। ये क्यूब विथ एज लेंथ इक्वल टू 1 cm डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब। इसको छोटा छोटा भागों में हम लोग बांटते हैं, छोटा छोटा क्यूब में। तो ये प्लेन, इस क्यूब बड़ा क्यूब का प्लेन के ऊपर 4, प्लेन के नीचे 4 मिलता है, इसलिए टोटल स्मॉलर क्यूब कितना मिलता है 8। और ये कितना होता है 1/2 cm इसका एज लेंथ है। तो स्मॉलर क्यूब विथ एज लेंथ हमारा कितना 1/2 cm। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बड़ा क्रिस्टल को हम लोग तोड़ते हैं तो छोटा क्रिस्टल जो होता है संख्या बढ़ जाता है। कितना हुआ 8 हो गया यहाँ पर कितना था 1 था, इसका 8 यहाँ निकल गया। इसका एज लेंथ 1/2 cm हो गया, इसका एज लेंथ 1 cm था। अब इसमें दोनों में हम लोग बात करेंगे कि दोनों में सरफेस एरिया हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकाल देंगे आगे। सरफेस एरिया जो होता है क्यूब के लिए होता है 6 या स्क्वायर, मतलब 6 हमारा क्या होता है एज लेंथ का स्क्वायर जो होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या एज लेंथ बराबर 1 cm है, इसलिए क्या हो 6 × 1 cm का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा 6 cm स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया निकल गया। इसके लिए हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा 8 है, इसलिए इसके लिए 6 ये स्क्वायर। तो हमारा क्या लिख सकते हैं 8 × 6 × 1/2 cm का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 8 × 6 × 1/4। तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर cm स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 cm स्क्वायर। तो इस तरह से देखें कि इसका सरफेस एरिया 6 cm स्क्वायर हो गया, इसका हमारा 12 cm स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, तोड़ने से बढ़ जाता है, इसलिए हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है कि जब कोई भी सॉलिड रिएक्टेंट को तोड़ेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी में इसका अदर एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। अदर एग्जाम्पल्स, तो अदर एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग इसमें बात करेंगे। यदि हम लोग लिए हैं कि जिंक स्ट्रिप, क्या लिए हैं जिंक स्ट्रिप का रिएक्शन यदि हम लोग करते हैं 2HCl जो है हम लोग क्या लेते हैं डाइल्यूट लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमारा क्या होता है ये स्लो होता है, और ये बना लेता है क्या हमारा बना लेता है आपका कि ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस बना लिया। क्या बना लिया आपका H2 गैस बना लिया। उसी तरह से फिर हम लोग क्या लेते हैं जिंक, क्या लेते हैं इसमें हम लोग जिंक डस्ट लेते हैं प्लस 2HCl डाइल्यूट लिए। तो ये जो रिएक्शन आपका क्या हो गया फास्ट। और ये भी बना लेता है ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। क्या बना लिया आपका H2 गैस। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यदि ये स्ट्रिप था और डाइल्यूट लिए तो स्लो रिएक्शन हुआ, लेकिन यही हमारा क्या था डस्ट था,
और डाइल्यूट HCl से हम लोग क्या किए, रिएक्शन किए, तो यह फास्ट रिएक्शन हमारा हुआ, ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस बनाया। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा था कि यदि स्ट्रिप रहेगा और रिएक्शन करते हैं स्लो होता है, लेकिन वही चीज को हम लोग चूर्ण कर देते हैं डस्ट छोटा छोटा टुकड़ों में, तो ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट में यदि सब डिवीजन करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसका क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग डी नंबर के लिए बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बात करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे हम लोग डी नंबर में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। नंबर में हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट में लिखेंगे हम लोग दी रेट ऑफ ये फोटो केमिकल रिएक्शन increases with increase in the intensity of light being absorbed। इसमें बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कि द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग एब्जॉर्ब। जो हमारा क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, लाइट पड़ता है तो उसमें जितना हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। तो वही इसमें बोल रहा है कि द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग एब्जॉर्ब, कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पड़ता है और उसमें जो हमारा एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एब्जॉर्ब जो हमारा इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ेगा। तो सिंपल बोल सकते हैं कि यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यदि जो हमारा क्या होता है, जितना अधिक हमारा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो आगे इसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। एग्जाम्पल के लिए द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक बाय ग्रीन प्लांट increases with increase in the intensity of red colored light. Similarly, the rate of the reaction H2 plus Cl2 लाइट बनाता है 2HCl increases with increase in the intensity of electromagnetic radiation having wavelength (5000 एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जाम्पल में बोला है द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक बाय ग्रीन प्लांट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर लाइट, कि यदि हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर लाइट हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो
तो हमारा फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्लांट में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। वही बोला है द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक्स बाय ग्रीन प्लांट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर लाइट, कि रेड कलर लाइट का इंटेंसिटी यदि हमारा बढ़ता है तो फोटोसिंथेटिक जो होता है ग्रीन प्लांट के द्वारा वो हमारा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली द रेट ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में हमारा जो होता है, ये हमारा लाइट के प्रेजेंस में 2HCl बना लिया, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम। जैसे इसका कितना होना चाहिए, हमारा वेवलेंथ जो होना चाहिए 5000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है इसमें कि लाइट जो हमारा बढ़ेगा इंटेंसिटी इसका, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारा क्या होता है, वो बढ़ता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा क्या बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ कम कितना होना चाहिए, 5000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं, पॉइंट नंबर ई के लिए, जिसमें हमारा क्या पढ़ना है, कैटेलिस्ट के बारे में। ई नंबर के हम लोग बात करेंगे कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैटेलिस्ट जो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा कैटेलिस्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि दी कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ये chemical reaction itself remaining unchanged in mass and chemical composition and the rate of the reaction. The catalyst increases the rate of chemical reaction by decreasing its activation एनर्जी। तो इसमें जो आपका बोला है कैटेलिस्ट में बोला है कि द कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ रिमेनिंग अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बोला है कि कैटेलिस्ट जो है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, करता है, बढ़ाता है, लेकिन वो स्वतः जो होता है रिमेनिंग मतलब अपने अनचेंज, मतलब उसमें जो होता है कैटेलिस्ट में मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कि जो रेट बढ़ाने की दर होगा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो कैटेलिस्ट का काम है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, लेकिन उसका अपने स्वतः जो होता है मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। वही बोला है कि द कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन itself remaining unchanged in mass and chemical composition and the rate of chemical reaction। तो इसमें जो बोला है कि कैटेलिस्ट का काम है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ा देता है, लेकिन उसमें मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है और उसका रेट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर आगे इसमें बोला है कि द कैटेलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी।
कि कैटेलिस्ट जो हमारा इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजिंग करेगा, तो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। कि डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, की एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारा होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो एक्टिवेशन एनर्जी यदि हमारा घटेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है जब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घटता है। तो वही बोला है कि द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आगे इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये जो होता है आपका कि 2KClO3 को यदि हम लोग डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं 653 केल्विन से कितना देते हैं हम लोग, 873 केल्विन। तो ये रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्लोली बना लेता है। 2KCl + 3O2 गैस बना लिया। फिर ये जो हमारा कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में 2KClO3 को यदि हम लोग क्या करते हैं, MnO2 के प्रेजेंस में, तो 473 केल्विन टू 633 केल्विन, तो ये बना लेता है 2KCl + 3O2 गैस बना लिया। और ये जो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हेयर MnO2 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये हमारा क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देखें कि 2KClO3 जो है, जब रिएक्शन हम लोग करते हैं विदाउट कैटलिस्ट, तो 653 केल्विन से 873 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, फिर भी रिएक्शन स्लोली होता है, बनाता है 2KCl + 3O2 गैस बनाता है। लेकिन यदि हम लोग MnO2 जो है कैटेलिस्ट का काम करता है, तो 2KClO3 MnO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा कैटेलिस्ट का काम करता है। तो ये कम टेम्परेचर में ही फास्ट होता है। कितना टेम्परेचर लग रहा है, 473 केल्विन टू 633 केल्विन में ही रिएक्शन फास्ट होता है। तो 2KCl + 3O2 गैस जो हमारा क्या हुआ, गैस के रूप में। लेकिन यहाँ हमारा MnO2 के प्रेजेंस में कराएं तो रिएक्शन फास्ट हुआ कम टेम्परेचर में, लेकिन कोई कैटेलिस्ट नहीं था, तो ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी रिएक्शन स्लो हुआ। ये रेट इसका कम हुआ, इसका रेट बढ़ गया कब, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। हेयर MnO2 एक्ट एज कैटेलिस्ट। और इस तरह से हमारा MnO2 जो है पायरोलुसाइड इसको बोलते हैं, जो कैटेलिस्ट का काम करता है। क्या काम करता है, कैटेलिस्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी में टेम्परेचर के बारे में। 8 नंबर में आपका टेम्परेचर है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट फैक्टर है आपका। तो टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक increases with increase in the टेम्परेचर। तो इसमें बोला है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि यदि हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हमारा एक्सोथर्मिक तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, आ तो वो एक्सोथर्मिक हो, आ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। यदि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, तो यदि उसमें हम लोग क्या होता है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही बात बोला, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंडोथर्मिक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यदि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें देखते हैं आगे हम लोग, द रेट ऑफ ये होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन increases 2 to 3 times for energy 10 degree Celsius और 10 Kelvin rise in temperature। तो इसमें बोला है कि द रेट ऑफ ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन इंक्रीजेड 2 to 3 टाइम्स फॉर एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। कि यदि कोई भी हमारा होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन हो तो उसमें यदि हम लोग 10 केल्विन तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसमें बढ़ाते हैं 10 केल्विन तो 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेट जो हमारा बढ़ता 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही चीज बोला है कि द रेट ऑफ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स फॉर एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। जब 10 केल्विन तो 10 डिग्री सेल्सियस यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर जो रेट बराबर जो हमारा हो जाएगा कि यहाँ रेट बराबर जो होता है कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर n, क्या होता है इसका पावर n हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ हम लोग क्या लिखें, रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर n। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ K increases with increase in टेम्परेचर। तो ये हमारा बोला है कि इट मीन्स, इसका मतलब जो हुआ द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, के का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं KT प्लस 10 बाय KT बराबर 2 to 3 टाइम्स होता है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको जो बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें बोला इट मीन्स द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ के क्या होता है, बढ़ जाता है। और के का वैल्यू बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। इसमें लिखते हैं KT प्लस 10 बाय KT बराबर 2 to 3 टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ एक नया टर्म आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका आगे हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका एग्जाम्पल आगे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच the rate of a
chemical reaction increases on increasing the temperature by 10 degrees Celsius or 10 Kelvin is called its temperature coefficient. It is denoted by gamma. Its value is generally from 2 to 3। तो इसमें बोला है द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन इज कॉल्ड इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाय गामा। इट्स वैल्यू इज जनरली फ्रॉम 2 to 3, मतलब 2 और 3 के बीच में होता है। तो इसमें जो बोला है कि जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, यदि हमारा जो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ता है जब 10 डिग्री और 10 केल्विन 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और जितना नंबर ऑफ टाइम्स हमारा किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है वही कहलाता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और इसको हमारा गामा से डिनोट करते हैं इसमें हम लोग। और इसका जो वैल्यू हमारा रेंज करेगा वो 2 से 3 तक, मतलब 2 और 3 के बीच में रेंज करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, इसमें क्या देखें हम लोग, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से जितना हमारा रेट बढ़ जाता है वही कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हम लोग गामा से दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू रेंज करेगा 2 से 3 के बीच में रेंज करता है। इस वीडियो में हम लोग देखें फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला देखें नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, दूसरा देखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा फैक्टर में देखें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, चौथा फैक्टर में देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और पांचवा में हम लोग देखें कैटेलिस्ट, और छठा में हम लोग देखें टेम्परेचर के बारे में। इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट का भी बात किए। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।